डियर स्टूडेंट्स, स्टडी विद मनोज राठौत में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम कार्बन लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में स्टडी करेंगे, जिसके तहत फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि कार्बन के संदर्भ में ऑक्सीकरण को समझाइए। तो ये है ऑक्सीकरण। अभी तक हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं वो सभी की सभी इंपॉर्टेंट हैं, और परीक्षा के अंदर जो 2023 का बोर्ड एग्जाम है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, उसमें 80 to 90% ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें आने की पूरे चांसेस है। ऑक्सीडेशन, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। जब एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण, ये एथिल अल्कोहल है, इसका ऑक्सीकरण करते हैं अपन अम्लीय एसिडिक K2Cr2O7 या क्षारीय एल्केलाइन KMnO4 से, तब बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड बनेगा? CH3COOH, एथिल अल्कोहल बनता है। ये एथेनॉल है और ये एथिल अल्कोहल है। यहां पर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। अब ऑक्सीकरण हो रहा है तो यहाँ पर O कितने हैं? 2 है। यहाँ पे कितने हैं? 1 है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीकरण। तो इसमें से एक वाटर का अणु क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो ये अपने बैलेंस हो जाती है 2 और 1, 3 ऑक्सीजन, 5 और 6। लेकिन ये होती किस तरह से? 2 स्टेप के अंदर होती है। पहले बनता है इसमें, जैसे ये CH3CH2OH है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि ये क्रिया ऑक्सीकरण से होती है, इसकी क्रिया ऑक्सीजन से होती है, यही अम्ल K2R2CON और सारी KMnO4, तो बनता है क्या है? पहले CH3 और CHO बनता है, और एक पानी का अणु बाहर निकल जाता है। 3 4 5 6, 3 2 5 और 1 6, एक H2 बाहर निकल जाता है। 1 और 1 2। अब ये जो CH3CHO बना है, इसकी क्रिया वापस ऑक्सीजन से होती है और बनता है CH3COOH। तो इस तरह से ये ऑक्सीकरण होता है जब तक कि एथिल अल्कोहल प्राप्त नहीं हो जाता है। ये तो अम्लीय K2Cr2O7 और सारी KMnO4 यहाँ पे क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक हैं। ऑक्सीकारक वो होते हैं जो ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो यहाँ पर अम्लीय K2Cr2O7 और एल्केलाइन या क्षारीय KMnO4 क्या है? ऑक्सीकारक है। अगली रिएक्शन पढ़ते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया को सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया भी कहते हैं, रिएक्शन भी कहते हैं। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु का अन्य परमाणु से एक एक करके हटा दिया जाए,
जिसमें किसी परमाणु का अन्य परमाणु से एक एक करके हटा या प्रतिस्थापन कर दिया जाए तो उसे कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे मेथिल क्लोराइड की क्रिया यदि क्लोरीन से की जाती है, मेथिल क्लोराइड की क्रिया, मेथिलिडीन क्लोराइड की क्रिया यदि क्लोरीन से की जाती है, CH3Cl की क्रिया यदि क्लोरीन से की जाए तो सनलाइट के प्रेजेंट में अब यहां पे देखो, यहां पे हटाने वाला समूह क्लोरीन है। क्लोरीन क्या करेगा, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा देगा। क्लोरीन क्या करेगा, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा देगा तो यहां पे बनेगा CH2Cl। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल रहेगा जब मेथेन की क्रिया क्लोरीन से की जाती है, मेथेन की क्रिया क्लोरीन से की जाती है तो यहाँ पे बनता है, कैसे बनेगा, इस मेथेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मेथेन लिख दी। अब मेथेन की क्रिया यदि हम क्लोरीन से करते हैं तो क्लोरीन ये जो ये हटाने वाला समूह है, ये प्रतिस्थापक समूह है, प्रतिस्थापन करने वाला समूह है, तो क्लोरीन क्या करेगा, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा देगा तो क्या हो जाएगा, और Cl यहाँ पे जुड़ जाएगी, एक Cl तो यहाँ पे जुड़ जाएगी और एक Cl यहाँ से हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल जाएगी, तो ये बन गया CH3Cl। यहाँ से हाइड्रोजन हटी और Cl आ गई तो CH3Cl बन गया। ये जो हाइड्रोजन हटा वो एक Cl के साथ जुड़ के, एक Cl के साथ जुड़ के क्या बना देगा, HCl बना देगा, तो माइनस HCl किसकी प्रेजेंट में हो रही है, सनलाइट के प्रेजेंट में, तो ये CH3Cl बन गया। आगे भी ये क्रिया चलती रहेगी, आगे ये क्रिया चलेगी, जैसे बना CH3Cl, फिर इसकी क्रिया किससे कर रहे हैं, क्लोरीन से कर रहे हैं, वही सनलाइट के प्रेजेंट में, तो बनेगा क्या, अब ये देखो यहाँ CH3Cl है तो यहाँ क्या होगा, ये एक H को हटाएगा तो बन जाएगा CH2 और एक Cl जुड़ जाएगा और माइनस क्या हो जाएगी, HCl हो जाएगी। इसी प्रकार से आगे भी ये क्रिया चलती जाएगी। क्लोरीन से इसकी रिएक्शन होगी, क्लोरीन में से एक Cl इसमें H के साथ आ जाएगा और एक Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा तो बन जाएगा CH, Cl, यहाँ कितना था Cl, एक था, यहाँ पे दो हो गया था, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। आगे भी ये क्रिया चलेगी, फिर Cl2 यहाँ पे आएगा और माइनस HCl निकलेगी और बन जाएगा CCl4 यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो हमने एक तरह से मेथेन से क्या बना दिया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। देखो इसको वापस से देखो, यहाँ पर Cl2 थे, क्लोरीन का अणु है, ये क्लोरीन क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन को हटा रहा है और इसके स्थान पर आ रहा है, तो एक हाइड्रोजन को हटा रहा है तो एक तो ये हो ही गया HCl बाहर निकल गया और ये जो Cl है वो यहाँ पे आ गया तो बन गया CH3Cl। आगे भी यही प्रक्रिया चलती जाएगी, यानी कि कहने का मतलब है एक एक हाइड्रोजन घटता जाएगा और एक एक Cl बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पर बन गया। अब इसकी क्रिया CH3Cl की क्रिया क्लोरीन से करते हैं तो यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा CH2
और यहाँ पे Cl एक पहले से है, एक Cl और आ जाएगा तो CH2Cl2 हो जाएगा। इसी प्रकार से यह आगे एक हाइड्रोजन फिर यहाँ से कम होगा और एक Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन अपने कम हुआ और एक Cl जुड़ गया, तो अंत में बना कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई। प्रतिस्थापन का मतलब होता है हटाना। तो किसी परमाणु का किसी अन्य परमाणु से एक एक करके अन्य परमाणु द्वारा हटाना क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया या सब्स्टिट्यूट रिएक्शन कहलाती है। ये सनलाइट के प्रेजेंट में होती है। ये मेथेन है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, मेथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। आगे रहेगी संकलन अभिक्रिया। या एडिशन रिएक्शन। संकलन अभिक्रिया, इसमें असंतृप्त अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की क्रिया निकल प्लेटिनम या प्लेटिनम की प्रेजेंट में निकल प्लेटिनम और प्लेटिनम की उपस्थिति में इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रिया यदि निकल प्लेटिनम और प्लेटिन की उपस्थिति में की जाए की उपस्थिति में हाइड्रोजन से की जाए तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन सचर्ड हाइड्रोकार्बन प्राप्त किए जाते हैं। प्राप्त इसे हाइड्रोजनीकरण रिएक्शन भी, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो जैसे मान लो ये आपके कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसकी क्रिया यदि हाइड्रोजन से की जाए H2, हाइड्रोजन का इस तरह से भी लिख सकते हैं, निकल प्लेटिनम और प्लेटिनम। ये हाइड्रोजन हो ही गया, यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, यहां पर एक H इधर आ जाएगा और एक H इधर आ जाएगा। C, मान लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, यहाँ पे कोई समूह R है, यहाँ पे कोई समूह R है। यदि यहाँ पे H जुड़ेंगे, एक H यहाँ जुड़ गया, एक H यहाँ जुड़ गया, तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 1 2 3 4 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। कार्बन की संयोजकता हमेशा कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ से आप 4 संयोजकता कब हो सकती है, जब यहाँ से एक बॉन्ड हटे। तो डबल बॉन्ड वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और सिंगल बॉन्ड वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और ये कौन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस प्रकार से प्राप्त किया जाते हैं, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। निकल प्लेटिनम की प्रेजेंट की उपस्थिति में यदि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रिया हाइड्रोजन से कर दी जाए तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को इजीली हम प्राप्त कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन होते क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन से बने कंपाउंड क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से बने कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो ये हो गई आपके संकलन अभिक्रिया। आगे है एथिल अल्कोहल से एथिन प्राप्त करना।
एथिल अल्कोहल से एथिन, तो CH3 CH2OH। इसकी क्रिया सांद्र H2SO4 से कर दी जाए, इसकी क्रिया किससे कर दी जाए, सांद्र H2SO4 से की दी जाती है, तो बनता है क्या है, एथिन। अब यहाँ देखो 3 2 5 और 1 6, 2 और 2 4, बाकी के 2 H कहाँ गए और बाकी का एक ए O कहाँ गया, तो सांद्र H2SO4 एक क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी कि निर्जलीकारक है। ये क्या करता है, कंपाउंड में से पानी के अणु को हटा देता है, तो ये क्या कर देगा, पानी के अणु को हटा देगा और हमें प्राप्त हो जाएगी एथीन। तो सांद्र H2SO4 क्या है, निर्जलीकारक है। निर्जलीकारक वो होते हैं जो कि जल के अणुओं को हटा देते हैं, ये एथिल अल्कोहल है। तो ये हमने अपने कार्बन के संदर्भ में ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़ ली, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ ली, संकलन अभिक्रिया पढ़ ली और एथिल अल्कोहल से एथीन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं वो पढ़ लिया। आगे का हमारा रहेगा संरचना समावयवी। संरचना समावयवी, संरचना समावयता किसे कहते हैं, संरचना समावयता किसे कहते हैं, आइसोमेरिज्म। संरचना समावयता के अंदर क्या होता है, अणुसूत्र तो समान होता है, अणुसूत्र समान होता है, अणुसूत्र तो समान होता है, परंतु कंकाली ढांचा अलग अलग होता है। कंकाली ढांचा यानी कि स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, वे एक दूसरे के संरचना समावयवी कहलाते हैं और ऐसी समावयवता क्या कहलाती है, संरचना समावयवता कहलाती है। तो आणविक सूत्र तो समान है, लेकिन कंकाली ढांचा जो कि इसका स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है, सेम है, मगर स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, तो इसको क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो किस तरह से रहेगा, जैसे हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं पेंटेन का। पेंटेन एन है, एन के अंदर क्या होता है, पहले बताओ, पेंटेन के अंदर पेंट यानी कि 5 कार्बन की श्रृंखला, 1 2 3 4 5, एन है, इसका मतलब क्या होगा, सिंगल बॉन्ड आएगा सब में, सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर 1 तो यहाँ आ गया, यानी 3 वैलेंसी बच रही है, इस 3 वैलेंसी को हमें हाइड्रोजन से फिलअप करना है। तो जहां पर भी, अब यह कितने हो गए देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ कितनी बच गई, 1 है, 3 बच गई। तो अब आगे इनके सारे के पीछे एच लगा देते हैं, क्या बना, ये बनता है CH3 CH2 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 और CH3, ये बन गया नॉर्मल पेंटेन। क्या बना, नॉर्मल पेंटेन। एक तो बन गया नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन लिख देते हैं सीधे। क्वेश्चन आता है कि पेंटेन के कितने समावयवी बना सकते हैं, पेंटेन के कितने संरचना समावयवी बना सकते हैं। तो एक तो हमने बना लिया, दूसरा बनेगा आइसोपेंटेन और एक बनेगा नियोपेंटेन। आइसोपेंटेन, आइसो का मतलब होता है 2, आइसो का मतलब क्या होता है 2, तो 1 2 3 4, अब हम 5 यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि
हम 4 कार्बन की श्रृंखला बनाएँगे और 5 जो होता है पेंटेन में 5वां कार्बन परमाणु हमें सेकंड में लगाएँगे। हम अगर इधर से चालू हुए तो इधर लगाएँगे और इधर से चालू होते हैं तो इधर से लगाएँगे। बाकी की वैलेंसी फिल अप कर दो, यहाँ 1 आ गया, 3 या 1 2 3 4 आ गया। इस प्रकार से इसको भी इस तरह से कर दो। और यहाँ पे आपको अभी मैंने बताया था कि इस वैलेंसी में आपको एक कार्बन यहाँ पे और कार्बन रखना है, क्योंकि आइसो पे कार्बन एक और रखना है तभी वो आइसो कहलाएगा। तो कितने हो गए देखो, अब यहाँ कितना एक है तो यहाँ 3 एच लगा दो, 3 और 1 4। अब गिनो इनको, एच को काउंट करो, 3 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हो गए 12। सी कितने हैं 12, सी कितने हैं 5 और एच कितने हैं 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इनको गिनो, 3 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया ना। 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12। तो C5H12। तो इनका आपने देखा सूत्र तो समान है, यहाँ पे भी C5 है, यहाँ पे भी C5 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 12 है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग हो गया। अलग ऐसे हो गया क्योंकि यहाँ पे 5 कार्बन परमाणु है, यहाँ पे सीरीज के अंदर 4 कार्बन परमाणु है और एक ब्रांच स्टार्ट हो जाती है जिसमें CH3 एक सेकंड नंबर पे जुड़ जाता है। सेकंड नंबर में जुड़ने के कारण इसको आइसोपेंटेन कहा गया। अब नियोपेंटेन, नियोपेंटेन के अंदर नियो का मतलब होता है चारों ओर कार्बन, तो चारों ओर कार्बन बना दो। यहाँ कितना है 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा, चारों ओर कार्बन बनाना है, ये कार्बन बना दिया और यहाँ कितने हो गए 3 एच, यहाँ पे भी 3 एच, यहाँ पर भी क्या कर दो 3 एच और यहाँ पर भी 3 एच। देखो गिनो इनको, 3 6 9 और 12 कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5। तो ये देखो सभी एक दूसरे में आणविक सूत्र तो समान है, लेकिन इनका ढांचा, इनको देखने में इनका ढांचा क्या हो गया, स्ट्रक्चर क्या हो गया इनका, अलग अलग हो गया। तो पेंटेन के 3 समवाय बना सकते हैं, पेंटेन के 3 संरचना समवाय बना सकते हैं। पहला नॉर्मल पेंटेन, दूसरा आइसोपेंटेन और तीसरा नियोपेंटेन। तो ये 3 संरचना समावयवी हो गया। आगे पढ़ते हैं हम साइक्लोपेंटेन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है हमें साइक्लोपेंटेन की, तो किस तरह से बनाएंगे। साइक्लो का मतलब साइकिल, साइक्लो का मतलब साइकिल, साइकिल का मतलब होता है चक्र, तो यह बनानी है साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन कैसे बनेगी, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की एक चक्र बना दिया, 5 कार्बन का सबको। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है। तो यहाँ पर आपको 4 4 वैलेंसी 4 डॉट बना देने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4। ये इस तरह से हमने कार्बन की चारों संयोजकता कर लिए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन भी तो आएंगे, तो हाइड्रोजन के लिए जो ये बाहर के अणु है, बाहर वाले जो ये मैंने बाहर के बनाए हैं, ये वाले इस घेरे से बाहर की ओर, यहाँ पे हमें इसको हाइड्रोजन से, अभी हाइड्रोजन के लिए हम क्रॉस लगाएंगे क्योंकि डॉट डॉट हो जाएंगे, हमें समझ में नहीं आएगा। ये हाइड्रोजन के लिए क्रॉस लगा दिया।
यहाँ पर भी क्रॉस लगा के, ये हाइड्रोजन की वैलेंसी, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। ये लगा दी, इधर भी लगा दी, और ये हो गया। तो पांचों साइड हमने हाइड्रोजन की वैलेंसी कर दी। अब देखो, मैंने बताया था आपको, कार्बन से पहले वाले हमेशा अपना डबल डबल लेके ही स्टेबल हो जाते हैं, जबकि कार्बन के नीचे वाले 8 इलेक्ट्रॉन लेके अपना स्टेबिलिटी कंप्लीट करते हैं। तो अब इसको देखो, कार्बन के रेस्पेक्ट में बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन लेके, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेके अपनी ऑक्टेट प्राप्त कर ली। इसी प्रकार से ये कार्बन भी कैसे करेगा, इनको लेके अपनी ऑक्टेट प्राप्त कर लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करेगा, ये कार्बन भी इन दो इलेक्ट्रॉन को लेगा और अपनी ऑक्टेट प्राप्त करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये कार्बन इन दो इलेक्ट्रॉन को लेके, क्योंकि इसके पास तो 6 ही है, दो इलेक्ट्रॉन ये लेगा जब होगा ना, अगर इसके पास देखा जाए तो इसके पास 6 ही है, तो ये आपके इन इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। अब ये क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, इन दो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो ये आपके बन गई कार्बन की साइक्लोपेंटेन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखो, एक बॉन्ड यहाँ मिल रहा है, सिंगल 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 बॉन्ड यहाँ मिल रहा है। इसका मतलब अपने स्ट्रक्चर क्या है, सही है। तो ये साइक्लोपेंटेन है। तो साइक्लोपेंटेन की स्ट्रक्चर आपको समझ में आई होगी। तो साइक्लोपेंटेन के बाद पढ़ते हैं हम साबुन तथा अपमार्जक में अंतर। साबुन तथा अपमार्जक में अंतर। फर्स्ट अंतर है, ये साबुन इधर, ये डिटर्जेंट अपमार्जक। सोप जो होते हैं, लंबी कार्बोक्सिलिक श्रृंखला के, लंबी कार्बोक्सिलिक अम्लों की श्रृंखला के सोडियम लवण होते हैं। साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। जबकि अपमार्जक या डिटर्जेंट लंबी या उच्च वसा अम्लों के सल्फोनिक या अमोनियम लवण होते हैं। इतना सा अंतर है, सोडियम की जगह क्या आ जाएगा, सल्फोनिक या अमोनियम लवण होते हैं। फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, यह केवल मीठे पानी में ही जाग देते हैं, सॉफ्ट वाटर के अंदर, जबकि यह डिटर्जेंट दोनों ही प्रकार के पानी में, मीठे व खारे पानी में आसानी से जाग देते हैं। तीसरा, यह वनस्पति तेल या जंतु वसा अम्लों से बनते हैं, जबकि डिटर्जेंट हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। अगला, साबुन क्या होता है, प्रदूषण नहीं, साबुन प्रदूषण कैसा करता है, कम प्रदूषण करता है, जबकि अपमार्जक अधिक प्रदूषण करता है।
फिफ्थ अंतर है कि साबुन की जो क्लीनिंग है, क्लीनिंग मैकेनिज्म है, सफाई क्रियाविधि है, वो थोड़ी वीक है, कमजोर है। क्लीनिंग मैकेनिज्म, जबकि डिटर्जेंट की स्ट्रॉन्ग है, डिटर्जेंट की स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग मैकेनिज्म है, सफाई क्रियाविधि क्या है, अपमार्जक की थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, जबकि साबुन की वीक है। तो ये हमने साबुन तथा अपमार्जक के अंदर अंतर पढ़ लिए। साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण है और ये अमोनियम लवण है। ये मीठे पानी में झाग देता है, जबकि डिटर्जेंट दोनों ही प्रकार के पानी में झाग देता है। ये वनस्पति तेल या जंतु अम्लों से प्राप्त किए जाते हैं, जबकि ये हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। ये इसमें प्रदूषण कम होता है, जबकि डिटर्जेंट में प्रदूषण अधिक होता है। साबुन की क्लीनिंग मैकेनिज्म थोड़ी वीक है, जबकि डिटर्जेंट की क्लीनिंग मैकेनिज्म थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। इस प्रकार से हमने साबुन तथा सोप तथा डिटर्जेंट के अंदर डिफरेंस प्राप्त कर लिए हैं। तो ये जितने भी लेसन 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगले चैप्टर के अंदर, अगली क्लास के अंदर अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आज की क्लास अपनी कंप्लीट होती है। थैंक यू।